हरे कृष्णा। तो आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। वास्तुशास्त्र की कक्षा में तो पिछले 2 दिनों से हमने वास्तुशास्त्र के बारे में देखा। वास्तुशास्त्र से हमारा क्या संबंध है, वास्तुशास्त्र में कितने डायरेक्शंस होते हैं और इन सब डायरेक्शन को हम लोग कैसे मैप करते हैं, कैसे इनका डिवीज़न होता है और कैसे इनका हम लोग मैपिंग करते हैं। तो आज का जो क्लास है उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखेंगे कि अलग अलग चीज़ों का कैसे इन 16 डायरेक्शंस को प्रभाव पड़ता है। जैसे टॉयलेट हो गए, किचन हो गए, बेडरूम हो गए। फिर इसी के ऊपर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो आइए एक प्रार्थना के साथ चालू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहजना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सादरं सावधूतं वैद्यनाथं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहजना ललिता श्रीविशाखान्वितं नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते वेदान्त स्वामिने नमः। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सदानि। नमो भावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरकृष्ण। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसके बाद तो स्वागत है आप सभी का वास्तु कक्षा में। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हमने 16 दिशाओं के बारे में पढ़ा। हर दिशाओं का अपना एक एट्रीब्यूट्स होता है, अपना एक गुण होता है, अपना एक धर्म होता है। वो चीज़ उस दिशा में प्रभावशाली होती है। तो अब हम देखेंगे, जैसे हम लोग पहले घर बनाते थे तो घर बनाने के पहले ही हम लोग ऐसा डिज़ाइन करते हैं कि घर वास्तु के अनुसार शुभ हो। तो उससे क्या होगा, उससे हमको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, अच्छा फल मिलेगा, है ना। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि जैसे खाने का ही होता है। हम अगर अपने नेचर के अनुसार खाएं या फिर जो चीज़ प्राकृतिक भोजन नहीं, जो हमारा नेचर है, तो हम स्वस्थ रहेंगे। हम कुछ अलग माने प्लास्टिक खाएँ तो हम क्या होंगे, बीमार पड़ेंगे, प्लास्टिक डाइजेस्ट नहीं होगा, है ना। इसी तरह जब हम नेचर के सिंक में चलते हैं तो उसके एनर्जी का हमको फ़ायदा होता है। अगर हम उसके सिंक में नहीं चलेंगे तो उसके एनर्जी का हम पे निगेटिव इफेक्ट भी पड़ता है। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरत है कि इन सब किन चीज़ों का जो इफेक्ट होता है वो किस किस डायरेक्शन में क्या होता है। तो घर बनाते समय आज हम लोग सिर्फ इफेक्ट का देखेंगे, उसके ट्रीटमेंट का नहीं देखेंगे कि
क्योंकि ट्रीटमेंट का हम लोग बाद में देखेंगे, है ना, सिर्फ इफेक्ट देखेंगे कि ये चीज़ होने से क्या होता है। तो बेसिकली घर बनाते समय ये 3 चीज़ों का बहुत ध्यान देना चाहिए कि हमारा बेडरूम किधर है, हमारा किचन किधर है, हमारा टॉयलेट किधर है। तो आज का जो सत्र है उसमें हम लोग देखेंगे इन तीनों चीज़ों का जो इफेक्ट होता है अलग अलग डायरेक्शंस में क्या होता है। तो तो 16 क्षेत्रों में शौचालय का प्रभाव। तो शौचालय का क्या गुण होता है? शौचालय ऐसा चीज़ है कि ये जहाँ भी रहता है उस चीज़ का वो क्या करता है, उस चीज़ का गुण और धर्म समाप्त, उस डायरेक्शन के गुण और धर्म को समाप्त कर देता है। जहाँ पे भी शौचालय हो, जहाँ पे भी टॉयलेट हो, उस डायरेक्शन का जो भी गुण है, धर्म है, जो भी प्रॉपर्टीज है, जो भी एट्रीब्यूट्स है, उसको ख़त्म कर देता है ना। तो शौचालय कहाँ पे होना चाहिए, कहाँ पे नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए शौचालय अगर हमारे नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है, मान लीजिए सपोज नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से हमको क्या क्या चीज़ें मिलता है। उधर रहने से जो जीवन में चार्म होता है, जो अट्रैक्शन होता है, वो सब चीज़ों की कमी होने लगेगी। क्योंकि शौचालय क्या करेगा, उस चीज़ के गुण और धर्म को ख़त्म कर देगा। नॉर्थ में रहेगा तो हमको कोई नए क्लाइंट्स नहीं आएंगे, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आएंगे, ऑर्डर नहीं आएंगे, ये सब चीज़ मिलने बंद हो जाएंगे। उसी तरह नॉर्थ ईस्ट में रहेगा तो हमको स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम होने लगेगी, इम्यूनिटी कमजोर होने लगेगा, है ना। रोग को सहने की क्षमता होती है, रोग से लड़ने की जो क्षमता, हेल्थ इश्यूज आने लगेगी। तो नॉर्थ ईस्ट में रहेगा तो नॉर्थ ईस्ट में रहने से हमारा जो विजन है, जो क्लैरिटी है, जो आइडियाज है, जो शांति है, वो सब चीज़ों में कमी होने लगेगी। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट का कोई ट्रीटमेंट नहीं। नॉर्थ ईस्ट में अगर आपके टॉयलेट है तो उसको सिर्फ और सिर्फ तोड़ के हटाना ही पड़ेगा, उसका कुछ ट्रीटमेंट नहीं है ना। ट्रीटमेंट मतलब अभी हमने ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ा नहीं, आगे के सत्रों में हम ट्रीटमेंट के बारे में, कोई चीज़ क्या होता है पहले से घर में बन चुका है ना, अब उसको तोड़ना हमेशा संभव नहीं होता है, हटाना संभव नहीं होता है, क्योंकि वो पहले से बन चुका है। तो उसको हम ट्रीट करते हैं तो उसका कुछ उपाय करते हैं, वास्तु के अनुसार वहाँ पे क्या किया जा सके कि वो रहे भी और उसका इफेक्ट भी हमारे ऊपर ना पड़े। ट्रीटमेंट में इसलिए अभी नहीं पढ़ा रहा क्योंकि अभी वो उसके ट्रीटमेंट जानने के पहले और भी बहुत कुछ जानना है। तो वो आपको लास्ट के 1-2 दिन पहले का जो क्लास होता है उस पर पढ़ाया जाएगा। नहीं तो हमारा फोकस सिर्फ इसी पे चला जाता है ना। हम सिर्फ ट्रीटमेंट के सोचने से बाकी सब सीखते नहीं है ना। तो यहाँ पे हम ट्रीटमेंट की बातें नहीं कर रहे हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट है, जैसे हर डायरेक्शन में टॉयलेट है तो कुछ ट्रीटमेंट किया जा सकता है, उसका कुछ उपाय किया जा सकता है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट का जो टॉयलेट है उसका कोई उपाय नहीं, उसको हटाना ही पड़ेगा। उसको ट्रीटमेंट करने के बाद भी उसका इफेक्ट जाता नहीं है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट आप समझ, नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन है कितना लाइट डायरेक्शन है, आइडिया देता है, विजन देता है, क्लैरिटी देता है, मेडिटेशन का जगह होता है। फिर नॉर्थ ईस्ट के बाद मान लीजिए ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट हो तो आदमी को भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर उसको आनंद नहीं आएगा, जीवन में प्रसन्नता, जो खुशी है, जो मनोरंजन है ना, वो सब चीज़ों की कमी है। ईस्ट में अगर टॉयलेट है तो जो नेटवर्किंग जो होता है, जो सामाजिकता, जो सोशलनेस जो होता है, सोशल होना, ये सब चीज़ों की कमी होने लगी। बाहर की दुनिया से घुलना मिलना, है ना, ये सब चीज़ों में कमी होने लगी। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट एक तरह से अच्छा भी है और एक तरह से खराब भी है।
लेकिन वहाँ पे टॉयलेट ओके है, बना सकते हैं। ईस्ट और साउथ ईस्ट क्या रिप्रेजेंट करता है? एंग्जाइटी, मंथन, एनालिसिस, ये सब चीज़ें देता है। तो एंग्जाइटी को आपको कम कर देगा, एंग्जाइटी को हटा देगा, तो एक तरह से अच्छा भी। साथ साथ ये ऐसा भी हो सकता है कि आपके एनालाइजिंग पावर को कम कर दे। आपको जीवन में कोई चीज़ सोच नहीं समझ पा रहे, पावर ऑफ जो बोलते हैं ना, सोचने समझने की जो शक्ति है वो कम हो जाती है। ये इसका बैड इफेक्ट है। तो इसीलिए जब ट्रीटमेंट करते हैं चीज़ों का, हम सिम्टम्स देख के करते हैं। उसके किसी भी घर में अगर हम वास्तु ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं तो देखना पड़ेगा उसका प्रॉब्लम्स क्या है, समस्या क्या है। अगर प्रॉब्लम है ईस्ट साउथ ईस्ट में, अगर टॉयलेट है उससे प्रॉब्लम हो रहा है तभी उसको ट्रीट करिए। अगर प्रॉब्लम नहीं हो रहा है उसके कारण उस डायरेक्शन का कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है तो उसको ट्रीट नहीं करिए, यानी कि वहाँ पर वो अच्छी इफेक्ट है। साउथ ईस्ट जो होता है लिक्विडिटी, कैश फ्लो, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। वहाँ पर टॉयलेट होने से इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम है। साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट में साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में भी होने से हमारे जो क्या बोलते हैं, अथॉरिटी वाले जो पोजीशन होते हैं, जो सत्ता वाले जो पोजीशन होते हैं, वो सब चीज़ों में फिर प्रॉब्लम आने लगती है। जो प्राधिकरण जिसको बोलते हैं, बॉस जिसको बोलते हैं, साउथ में होने से भी इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम होती है। साउथ डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट को, हायर अथॉरिटीज़ को, इन सब चीज़ों से भी प्रॉब्लम हो सकता है। फिर साउथ ऑफ साउथ वेस्ट टॉयलेट के लिए अच्छा है। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में टॉयलेट वो विसर्जन का ही डायरेक्शन है, एक्सपेंसेस का, व्यय का। तो ये सब चीज़ों जिसका एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर हो रहा है वो ख़त्म हो जाए तो वो अच्छा चीज़ है, इसलिए टॉयलेट वहाँ पे होना अच्छी बात है। लेकिन अगर वो आर्टिस्ट का घर है, क्योंकि साउथ वेस्ट आर्टिस्ट को भी, कलाकार को भी रिप्रेजेंट करता है, तो आर्टिस्ट के घर में वो चीज़ होना अच्छा नहीं है। हम उनको किसी और डायरेक्शन में बना सकते हैं, या फिर हम इफेक्ट देखते हैं उस डायरेक्शन में टॉयलेट होने से उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो अच्छी चीज़ों को हटा रहा है, खराब चीज़ों को, फिर उसके अनुसार उसका ट्रीटमेंट करते हैं। साउथ वेस्ट में टॉयलेट होने से क्या होगा? साउथ वेस्ट में अगर टॉयलेट हो तो आदमी को रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, घर में एक दूसरे से जमेगा नहीं, जो लविंग जो एक संबंध होता है, लविंग रिलेशनशिप जो होता है, कोई बड़े का बात नहीं सुनेगा, ये सब चीज़ की जो प्रॉब्लम होती है वो सब चीज़ें हो जाती है। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में टॉयलेट होने से नॉलेज, एजुकेशन, ये सब चीज़ों में प्रॉब्लम आने लगी, वो भी डायरेक्शन अच्छा नहीं है। फिर वेस्ट डायरेक्शन में अगर टॉयलेट हो तो गेंस नहीं होगा, फुलफिलमेंट नहीं मिल जाएगा लाइफ में कुछ प्रॉफिट, ये सब चीज़ों की प्रॉब्लम होने लगी। फिर वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट टॉयलेट के लिए अच्छा जगह है, क्योंकि ये डिटॉक्सिफिकेशन का डायरेक्शन है, ड्राइनेस का, डिप्रेशन का, ये सब चीज़ों को वहाँ पर अगर टॉयलेट है तो ये सब चीज़ें दूर हो जाती है, जो कि अच्छी बात है। तो वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट नहीं रख सकते। नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट हो तो बहुत लोग बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट रख सकते हैं, क्योंकि वो वायु का दिशा है, लेकिन वहाँ पे रहने से भी घर में प्रॉब्लम आती है, बैंकिंग प्रॉब्लम, सपोर्ट सिस्टम घर का बिगड़ जाता है, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, बैंक में प्रॉब्लम आता है, हमारे मनी में प्रॉब्लम आता है, इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम देखा गया, इसलिए इस डायरेक्शन में ना रहे तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये था शौचालय का सोलह दिशा में क्या क्या प्रभाव है। तो नॉर्थ ईस्ट, तो इसमें क्या है, हम लोग शौचालय नॉर्थ ईस्ट में अगर शौचालय है तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, उसको हटाना ही पड़ेगा। ईस्ट और साउथ ईस्ट में यहाँ पे रख सकते हैं, इसका अच्छा प्रभाव भी हो सकता है, खराब प्रभाव भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे टॉयलेट है तो पहले उसका सिम्टम्स देखेंगे, सिम्टम्स अगर मैच कर रहा है तभी उसके आगे एक्शन नहीं, अगर सिम्टम्स मैच नहीं कर रहा है वहाँ पे भी बना सकते हैं। टॉयलेट बनाने के लिए दो सबसे अच्छी जगह है, जो वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ ऑफ साउथ वेस्ट,
ये जो दोनों डायरेक्शन है ये शौचालय के लिए बहुत ही अच्छा है, घर के लिए अच्छा है। इसलिए आप देखोगे 16 दिशा है, उसमें से कम मिनिमम 2 और 3 ही दिशा ऐसा है जिसमें टॉयलेट बना सकते हैं। इसलिए पहले के लोग, आप देखोगे पहले के लोग बेवकूफ़ नहीं थे कि टॉयलेट अपने घर में नहीं बनाते थे। पहले के लोग टॉयलेट घर से बाहर, घर से दूर बनाते थे, क्योंकि टॉयलेट का जो नेचर है ना वो लेट्स गो, वो मतलब क्या बोलते हैं, उसका नेचर ही है डिस्पोजल का, विसर्जन करने का। तो जहाँ पे भी रहेगा उस डायरेक्शन के गुणों को वो ख़त्म कर देगा। इसीलिए इसको घर में रखना अच्छा नहीं माना जाता। और साथ ही साथ ये कोई बहुत शुभ जगह नहीं है, इसलिए इसको घर के बाहर ही लोग रखते थे। टॉयलेट करने बाहर जाते थे और घर में आके रहते थे, घर में खाना पीना होता था। आज ठीक उल्टा हो गया, लोग घर में टॉयलेट रखते और बाहर जाके खाना खाते हैं होटलों में, रेस्टोरेंट में। तो ये जस्ट मिसमैच है, एनर्जी मिसमैच है। खाना घर का ही बना खाना चाहिए और टॉयलेट करने के लिए बाहर घर के जाना चाहिए। तो ये बहुत ही बैलेंस है। तो ये था 16 क्षेत्रों में टॉयलेट का प्रभाव। आगे हम लोग देखेंगे 16 क्षेत्रों में रसोई का प्रभाव। रसोई मतलब किचन, द इफेक्ट ऑफ किचन इन द 16 डायरेक्शंस। तो किचन जिस भी दिशा में रहता है उस दिशा के गुण और धर्म को जला डालता है। किचन का गुण है ना आग, तो बर्नर होता है, उसमें आग जलता है तभी वहाँ पर कुकिंग हो सकता है, बिना आग जले तो कुकिंग नहीं हो सकता। तो आग का नेचर है बर्न करना, जला देना। तो किचन जहाँ कहीं भी रहेगा उस दिशा के गुण और धर्म को वो जला के रखते हैं। सेम किचन का भी वही है। किचन का भी अभी जैसे 16 डायरेक्शन में बताया, वही सेम चीज़ है, मैं रिपीट करने की जरूरत नहीं। सिर्फ किचन नॉर्थ ईस्ट में रहेगा तो उसका कोई उपाय नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में किचन है तो उसको हटाना ही पड़ेगा। नॉर्थ ईस्ट में कोई भी चीज़ नहीं रखना चाहिए, कोई भी घर नहीं होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट एकदम हल्का होना चाहिए, एकदम खाली है तो बहुत अच्छा है। नॉर्थ ईस्ट में किचन है अगेन तो उसको वहाँ से हटाना, उसका और कोई उपाय नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। किचन के लिए जो बेस्ट डायरेक्शन है वो है साउथ ईस्ट, साउथ और साउथ ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। ये जो 4 डायरेक्शन है यहाँ पे किचन बहुत अच्छा होता है। साउथ ईस्ट क्योंकि फायर का जोन है ना, तो लिक्विडिटी का जोन है, तो वो बहुत अच्छा है किचन के लिए। साउथ और साउथ ईस्ट भी बहुत अच्छा जोन है, वो फायर का जोन है। साउथ भी फायर का जोन है। ये तीनों जोन जो है साउथ और साउथ ईस्ट एंड साउथ, ये तीनों जो डायरेक्शन है वो किचन के लिए अच्छा माना जाता है वहाँ पे। और साथ ही साथ वेस्ट जो डायरेक्शन है वो क्या चीज़ का है, गेंस का, प्रॉफिट्स का है ना। तो इसलिए वो डायरेक्शन भी बहुत अच्छा है किचन के लिए। तो किचन क्या होता है, फायर इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, गेंस को, प्रॉफिटेबिलिटी को, लिक्विडिटी को, कैश को। इसके अलावा किचन कहीं पे भी है तो वहाँ पे वो प्रॉब्लम देगा। यही 4 डायरेक्शन किचन के लिए सबसे अच्छा है। नॉर्थ ईस्ट में तो रख ही नहीं सकते हैं, रखेंगे तो उसका कुछ ट्रीटमेंट करने के बाद ही वो इफेक्ट देगा। दूसरे डायरेक्शन में है तो चलो कोई उपाय भी कर सकते हैं उसका, कि नॉर्थ ईस्ट का कोई उपाय नहीं। तो याद रखिएगा शौचालय और किचन दोनों के प्रभावों में अंतर है। शौचालय मैंने बोला था जहाँ पे भी शौचालय होगा उसका गुण और धर्म खत्म हो जाएगा, और किचन में मैंने बोला जहाँ पे भी किचन होगा उसका गुण और धर्म जल जाएगा। दोनों में अंतर है। जैसे मान लीजिए शौचालय अगर नॉर्थ डायरेक्शन में है तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज आएगी ही नहीं, फ्रेंचाइजीज आएगी ही नहीं, ऑर्डर्स आएंगे ही नहीं। लेकिन अगर किचन है नॉर्थ डायरेक्शन में तो अपॉर्चुनिटीज आएगी, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा नहीं होगा, वो जल जाएगा। फ्रेंचाइजीज आएगी है ना, लेकिन आएगी लेकिन वो जल जाएगी, आने के बाद उसका हम फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे है ना। तो दोनों के प्रभाव में थोड़ा अंतर है। रिजल्ट सेम ही है लेकिन प्रभाव में थोड़ा अंतर है। इसलिए जब हम वास्तु कंसल्ट करने जाते हैं तो देखिए कि उनको प्रॉब्लम क्या हो रहा है। किचन से प्रॉब्लम हो रहा है यानी कि वो चीज़ आ रही है, आने के बाद लेकिन उसको बेनिफिट में टर्न नहीं कर पा, मोनिटराइज नहीं कर पा रहे। और टॉयलेट का
रहेगा तो वो चीज़ आएगी ही नहीं। ये चीज़ दोनों में अंतर है, राइट। अब देखते हैं 16 क्षेत्रों में शयन कक्ष का प्रभाव। बेडरूम्स इन 16 डायरेक्शन। तो जिस भी दिशा में शयन कक्ष होगा उस दिशा का गुण और धर्म आपके अंदर आना शुरू हो जाएगा। अब शयन कक्ष क्या है? शयन कक्ष ऐसा जगह है जहाँ पे आप बहुत लंबा समय बिताते हैं, 6-7 घंटा मिनिमम। तो वहाँ पे आप 24 घंटे में 6-7 घंटा रहते हैं मिनिमम, क्योंकि एटलीस्ट बॉडी को सोने के लिए 6-7 घंटा लगता है। उसके अलावा भी लोग वहाँ पे समय व्यतीत करते हैं। तो बाकी सब रूमों में आप 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, लेकिन शयन कक्ष में आप बहुत लंबे समय तक रहते हैं और स्थिर रहते हैं। तो उसका एनर्जी आपको बहुत प्रभाव पड़ता है। तो जिस दिशा में भी शयन कक्ष होगा उस दिशा का गुण और धर्म आपके अंदर आने लगेगा। तो कहाँ कहाँ पर शयन कक्ष नहीं होना चाहिए? वही 16 डायरेक्शंस के एट्रीब्यूट्स आपको एकदम याद रहना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए, तभी आपको मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आएगा। आपने अगर पहले का क्लास नहीं सुना है, इसके पहले के जो 2 क्लास हो चुके हैं, तो पहले वो 2 क्लास सुन लीजिए, क्योंकि अगर वो 2 क्लास नहीं सुने तो आज की क्लास डायरेक्ट आपको समझ में ना आए। तो उसमें हमने 16 दिशाओं के जो गुण धर्म है वो सब बताया। तो कहाँ कहाँ शयन कक्ष नहीं होना चाहिए? ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट एंड वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पे शयन कक्ष नहीं होना चाहिए। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में शयन कक्ष होगा तो क्या होगा? ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट क्या चीज़ का डायरेक्शन है? चर्निंग का, एनालिसिस का। तो अगर यहाँ पे आदमी शयन कक्ष रहे तो उसके दिमाग में हमेशा एंग्जाइटी चलती रहे, कुछ ना कुछ सोच हमेशा चलते रहे। तो अगर ऐसा चीज़ें चलते रहे तो फिर उसको नींद नहीं आएगा। नींद आने के लिए भी आदमी को माइंड शांत होना चाहिए। हमेशा टेंशन में रहेगा तो बार बार नींद टूटते रहेगा। तो इसलिए ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में नहीं होना चाहिए। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट क्या है? एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस का है, विसर्जन का है, डिस्पोजल का है। यहाँ पे भी आदमी रहेगा तो उसको नींद उड़ जाएगी, उसको नींद नहीं होगा। वो डायरेक्शन के जो एट्रीब्यूट्स हैं उसको डिस्टर्ब करने लगेगा, है ना। उसी तरह वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट क्या है? डिटॉक्सिफिकेशन का है ना, ड्राइनेस का है, डिप्रेशन का है। तो इसलिए वहाँ पे भी शयन कक्ष नहीं होना चाहिए। तो उस डायरेक्शन की जो निगेटिव एनर्जी हमको प्रभाव करने लगे, धीरे धीरे हमको डिप्रेशन की तरफ ले जाएगा, जीवन में ड्राइनेस आने लगेगा, जीवन में मतलब बहुत नीचे जाने लगेगा, लेकिन हमारा एनर्जी लेवल बहुत लो हो जाएगा, क्योंकि शयन कक्ष में हम बहुत समय बिताते हैं और फिर उस दिशा के गुण और धर्म हमारे अंदर प्रभाव डालने लगेंगे। इसलिए ये तीनों डायरेक्शन में शयन कक्ष ना हो, इसके लिए ऐसा बोला गया। और नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में भी शयन कक्ष नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने बताया, नॉर्थ ईस्ट में कोई भी चीज़ नहीं होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट अगर खाली है तो सबसे अच्छा है। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट भी होता है, वो हेल्थ का होता है, इम्यूनिटी का होता है डायरेक्शन। तो वहाँ पे भी बेडरूम होने से हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आने लगते हैं, जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम है वहाँ पे प्रभाव डालने लगते हैं। इसीलिए वहाँ पे भी बेडरूम नहीं होना चाहिए। अब साउथ ईस्ट जो है ना, वो साउथ ईस्ट क्या है? एक लिक्विडिटी का है, झगड़े का है, फायर का डायरेक्शन है। तो वो लिक्विडिटी मतलब फ्लो होता है, कोई चीज़ों के फ्लो को लिक्विडिटी बोलते हैं। तो वहाँ पे भी शयन कक्ष नहीं होना चाहिए। वहाँ पे शयन कक्ष होने से क्या होगा? हाइपरनेस है, टेंशन है, हमेशा मतलब माइंड चंचल रहेगा। चंचल माइंड में फिर सोना अच्छा नहीं है। चंचल माइंड है उस समय नींद भी ठीक से नहीं आती। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन को अवॉइड करना चाहिए। तो ये सब जो डायरेक्शन है, इन सब डायरेक्शन को छोड़ के और किसी भी डायरेक्शन में हम लोग बेडरूम बना सकते हैं। तो क्या क्या डायरेक्शन को छोड़ देना हमको? ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट एंड वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट यहाँ पे नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट, ये डायरेक्शन भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, इसको भी छोड़ देना चाहिए। और इसके बाद साउथ ईस्ट डायरेक्शन, यहाँ पे भी होने से हमको हाइपरनेस, टेंशन, ये सब चीज़ की झगड़े होने के प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें होती हैं। साउथ ईस्ट में अगर बेडरूम है तो बेडरूम में झगड़े होंगे, पत्नी से या बच्चे से, जो भी
जिसके साथ ये तो आपस में बन गए। तो इसीलिए इन सब डायरेक्शन को छोड़ के और कोई भी डायरेक्शन है उसमें हम लोग बेडरूम बना सकते हैं। ओके, आगे। अब आगे का जो टॉपिक है ये थोड़ा टेक्निकल है। अभी तक हमने सिर्फ डायरेक्शंस के ऊपर बात की है। आगे एक नया टॉपिक चालू हो रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं पंच तत्व, 5 एलिमेंट्स। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। ये पंच तत्व क्या होते हैं, 5 एलिमेंट्स, क्योंकि ये 5 एलिमेंट्स ही है जो हमें बहुत इफेक्ट डालते हैं। इवन डायरेक्शन का जो गुण है ये सब चीज़ भी इन 5 एलिमेंट्स से बना है। तो जनरली हम जानते हैं भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं भूमि रापो अनलो वायु खम मनोर बुद्धि देवच अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टमी। तो प्रकृति में 8 चीज़ें हैं। भूमि, अर्थ, आपो वाटर, अनलो, अनलो मीन्स फायर, वायु, भूमि रापो अनलो वायु, वायु मीन्स एयर, खम, खम मतलब स्पेस, आकाश ना, भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार, और फिर मन, बुद्धि और अहंकार, 5 प्रस्तुत में 8 ये प्रकृति के अभिन्न अंग है, 8 अंग। तो मन, बुद्धि, अहंकार जो है उसका अभी हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, वो हायर इसमें आता है। अभी हम लोग इस 5 तत्वों का डिस्कशन करें। इन 5 तत्वों से कैसे हमारे लाइफ में इफेक्ट पड़ता है उसको समझने के लिए पहले इन 5 तत्वों का जो कुछ नियम है वो समझना पड़ेगा। तो इनका एक इनिशिएशन होता है, साइकिल ऑफ इनिशिएशन। इवन आप देखोगे कि इस प्रकृति में जो भी चीज़ है इसी 5 तत्वों से बना हुआ है ना। जैसे मान लीजिए ये कुर्सी है, अब ये देखने के लिए कुर्सी है, ये कुर्सी कंसेप्ट में, लेकिन फाइनली ये क्या है, अर्थ एलिमेंट है ना, जो भी है अर्थ एलिमेंट है, या फिर वाटर है, चाहे कोई भी चीज़ जो दिख रहा है आपको, इसमें ये 5 में से 5 आप उसको ब्रेक डाउन कर दीजिए। इवन ये जो शरीर है हमारा, ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो मेड ऑफ दिस 5 तत्वस। इसमें वाटर है, बोलते हैं ना शरीर में 70% पानी होता है, इसमें अर्थ एलिमेंट है ना, इसमें फायर एलिमेंट है। हमारे शरीर का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, हाँ, वो टेम्परेचर कहाँ से आ रहा है, फायर एलिमेंट से आ रहा है। एयर एलिमेंट है, वायु, अलग अलग तरह के वायु हमारे शरीर को संचालित कर रहे हैं। और आकाश यानी स्पेस एलिमेंट भी, कहीं कहीं पे वैक्यूम है, कहीं कहीं पे खाली जगह है, उसके कारण ही एयर का मूवमेंट हो पा रहा है। तो ये 5 चीज़ इससे ही मिलकर ये पूरी सृष्टि का निर्माण किया गया है। इसलिए ये 5 तत्व को समझना बहुत ज़रूरी है, हमारे जीवन में कैसे प्रभाव डालते हैं उसको जानने के लिए। तो इसको बोलते हैं निर्माण चक्र। निर्माण चक्र मतलब साइकिल ऑफ इनिशिएशन। ये साइकिल ऑफ इनिशिएशन है, याद रखिएगा, ये साइकिल ऑफ क्रिएशन नहीं है। हमें भागवतम में जो करते हैं कि ना इस तत्व से ये तत्व, साइकिल ऑफ क्रिएशन है, साइकिल ऑफ इनिशिएशन है, थोड़ा अलग है। साइकिल ऑफ क्रिएशन से थोड़ा अलग है। जैसे एक तत्व दूसरे तत्व को इनिशिएट करता है, इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले देखिए वाटर एलिमेंट है। वाटर एलिमेंट से एयर एलिमेंट आता है। वाटर मीन्स पानी और एयर मीन्स होता है वायु। जैसे मान लीजिए एयर एलिमेंट मीन्स पेड़ पौधे, ये सब एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये कंसेप्ट है, जब मैं एयर बोल रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ एयर एलिमेंट में पेड़ पौधे ये सब भी आते हैं। एयर के जो गुण है वैसा गुण रखने वाले सारे एलिमेंट इसमें आते हैं। जब हम वाटर बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ वाटर मतलब लिक्विडिटी, जो कुछ फ्लो करता है उसको वाटर एलिमेंट कहते हैं। कुछ भी हो सकता है। और जब अर्थ एलिमेंट बोल रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ मिट्टी। अर्थ मीन्स जो कुछ भी हेवी हो वो अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। किसी आदमी का आवाज़ बहुत भारी हो, हाँ, तो वो भी अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। आपकी फैमिली में जिस आदमी का भारी आवाज़ हो वो अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये एक कंसेप्ट है, ये सिर्फ
एलिमेंट ऐसा नहीं है, इसको कंसेप्ट के रूप में लीजिए। फायर एलिमेंट, फायर मतलब सिर्फ आग नहीं, फायर से रिलेटेड जिसको बहुत गुस्सा आता है वो गुस्सा भी क्या फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। जहाँ पे कोई स्पार्क हो वही फायर एलिमेंट को, जो जहाँ पे तेज हो चमक हो वही फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे जो तो देखेंगे वाटर देखो, वाटर आपको ट्री कब ग्रो होता है जब उसमें वाटर जाता है, तब वाटर एलिमेंट नरिश करता है ट्री को, पेड़ को। तो पेड़ जब बड़ा होता है फिर क्या होता है, पेड़ किसको रिप्रेजेंट करता है, एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो फिर वाटर से एयर आया, विदाउट वाटर एयर नहीं आ सकता। फिर जब वही ट्री का वुड जो लकड़ी होता है वो जलता है तो उससे क्या बनता है, फायर बनता है। फायर को बनने के लिए कोई चीज़ को तो जलना जरूरी है, तो वो वुड यानी कि एयर से फिर क्या आता है, आपको फायर आता है। फिर फायर जब जल जाता है, वो वुड जो जल जाता है उसका जो राख बचता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। फिर अर्थ जो अर्थ है, अर्थ के अंदर एक मेटल्स पाए जाते हैं। आप देखोगे अर्थ के अंदर से सारे मेटल्स निकलते हैं, तो जो मेटल्स जो है वो स्पेस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। फिर मेटल जब पिघलता है वो लिक्विडिटी फॉर्म में आ जाता है तो फिर वो वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो कैसे ये इनिशिएट होता है, ये एक एग्जाम्पल देके मैंने समझाया। प्रकृति में भी एक कैसे साइकिल बनना है, साइकिल ऑफ इनिशिएशन का। ऐसे कोई भी आप चीज़ उठा लो, हर में आपको ये साइकिल दिखेगा, वाटर टू एयर, एयर टू फायर, फायर टू अर्थ, अर्थ टू स्पेस। ये आपको एकदम मूलवानी याद होना चाहिए हमेशा। ये मतलब कि एकदम कंट्रास्ट होना चाहिए, वाटर एयर फायर अर्थ स्पेस, वाटर एयर फायर अर्थ स्पेस, वाटर एयर फायर अर्थ स्पेस, वाटर एयर फायर अर्थ स्पेस। ये मतलब इसी सीरीज में हमें याद होना चाहिए, तभी मतलब कि ये अंदर बैठा होना चाहिए, तभी आपको आगे कोई भी चीज़ के बारे में सोचने में सुविधा होगी। वाटर एयर फायर अर्थ स्पेस, वाटर एयर फायर अर्थ स्पेस, ये साइकिल ऑफ इनिशिएशन है। इसी टर्म्स में चीज़ें इनिशिएट होती है। अब देखोगे इवन जो डायरेक्शंस थे, नॉर्थ के तरफ के जो डायरेक्शंस थे वो वाटर एलिमेंट थे, उसके बाद एयर एलिमेंट थे, ईस्ट के तरफ ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, वो सब जो डायरेक्शन थे वो एयर एलिमेंट के थे। फिर इधर साउथ ईस्ट के तरफ जो आए वो उधर फिर फायर एलिमेंट हुए। फिर साउथ वेस्ट से वेस्ट ये सब की तरफ अर्थ एलिमेंट थे, और फिर नॉर्थ वेस्ट ये सब की तरफ हमारे स्पेस एलिमेंट थे। तब देखोगे इसी साइकिल में डायरेक्शंस भी रिप्रेजेंट करते हैं चीज़ों को। तो ये एकदम याद होना चाहिए, हम हर दिन 5 मिनट 10 मिनट जितना भी लगे सुबह उठ के याद करिए, वाटर एयर फायर अर्थ स्पेस, वाटर एयर फायर अर्थ स्पेस। वाटर मतलब जल, एयर मतलब वायु, फायर मतलब अग्नि, अर्थ मतलब पृथ्वी, और स्पेस मतलब ये 5 तत्वों का जो साइकिल है, साइकिल ऑफ इनिशिएशन, ये याद होना चाहिए। ये 5 तत्व ही हमारे शरीर में अलग अलग सेंसेस को भी रिप्रेजेंट करते हैं, अलग अलग सेंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे 5 सेंसेस हैं, 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, जिसके थ्रू कोई भी नॉलेज हम इस संसार में लेते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों के थ्रू ही, वो 5 ज्ञानेंद्रिय हमारा एपरेटस है जिसके थ्रू हम लोग अपने ज्ञान को प्रोसेस कर रहे हैं अपने आप में, है ना। तो 5 सेंसेस क्या है, टेस्ट, जीवा, जो हम लोग जिस कोई भी चीज़ का टेस्ट होता है वो जीवा से लेते हैं। तो जीवा जो ज्ञानेंद्रियाँ है वो वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, टेस्ट, वाटर का को रिप्रेजेंट करता है टेस्ट। फिर दूसरा हो गया हियरिंग, सुनना, हियरिंग रिप्रेजेंट करता है एयर एलिमेंट को, कानों से हम लोग सुनते हैं, एयर एलिमेंट रिप्रेजेंट्स हियरिंग। फायर एलिमेंट जो होता है वो रूप को रिप्रेजेंट करता है, कोई भी चीज़ का आकार होता है, आकृति होता है, वो फायर से आता है। फायर के बाद आता है अर्थ, तो अर्थ एलिमेंट इज एसोसिएटेड विद स्मेल, कोई भी चीज़ का सुगंध है, तो सुगंध कहाँ से आ रहा है, अर्थ एलिमेंट उसमें है, इसलिए उसको सुगंध आ रहा है। जैसे आप देखोगे गर्मी का मौसम, इसका जब बारिश का मौसम है, जब बारिश पड़ती है तो अर्थ से एक अलग ही सुगंध आता है, जब बारिश का पानी अर्थ में जाता है। तो इसलिए जो अर्थ एलिमेंट है वो रिप्रेजेंट करती है सुगंध को, स्मेल को।
उस तरह स्पेस एलिमेंट रिप्रेजेंट करती है सेंस ऑफ टच, स्पर्श जो बोलते हैं हम लोग, टचिंग करके किसी चीज़ को हम अनुभव करते हैं, ये सॉफ्ट है, ये हार्ड है, ये ऐसा है, तो वो स्पेस एलिमेंट रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ये पांचों एलिमेंट ये 5 सेंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारी ह्यूमन बॉडी में भी इस पांचों एलिमेंट का प्रोपोर्शन ऐसा बोला जाता है, हमारे ह्यूमन बॉडी में 70% जो है क्या है, वाटर, 20% जल तत्व, 12% भूमि तत्व है, 6% वायु तत्व है, 8% अग्नि तत्व है और 4% आकाश तत्व है। तो ये अनुपात में हमारे शरीर में ये तत्व सब प्रेजेंट है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रेजेंट है वो है वाटर, जल तत्व। जल का एक बहुत ही विशेष गुण है कि जल कोई भी चीज़ के कोई भी एनर्जी को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है। बहुत इमोशनल, जल को बहुत इमोशनल साइन बोलेंगे, है ना। तो खैर ये अलग टॉपिक है, लेकिन इसलिए 70 हमारे शरीर में 70% वाटर है, इसलिए हम लॉजिकल कम और इमोशनल ज़्यादा। ह्यूमन बींग्स आर मोर इमोशनल देन लॉजिकल, क्योंकि वाटर एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जो 5 तत्व है इसका शरीर में कहाँ कहाँ पे वास होता है। मस्तिष्क में आकाश का, कंधों में अग्नि का, नाभि में वायु का, घुटनों में पृथ्वी का और पदांत में जल का वास होता है। अब ये समझेंगे पैर में जल कहाँ है, जल तो पूरे शरीर में है, लेकिन वही मैं बताइए कंसेप्ट समझना पड़ेगा क्यों पैर को जल बोला जा रहा है। क्योंकि जल क्या है, जल फ्लोनेस को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी चीज़ फ्लो करता है उसको जल बोलते हैं। हम लोग कहीं भी जाते हैं तो पैर से ही जाते हैं, हमारे एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो पैरों के थ्रू चलते हैं, इसलिए जो पैर है वो जल तत्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। घुटने जो है वो अर्थ तत्व पे, अर्थ क्या है, वो भारी एलिमेंट है, सारे शरीर का भार घुटने के ऊपर होता है ना। तो इसीलिए घुटने जो है अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाभि जो है वायु एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि नाभि से ही सारी चीज़ें कंट्रोल होती है। आप देखोगे आयुर्वेद में जाओगे तो मैक्सिमम डिजीज नाभि से कनेक्टेड होती है, उसको बोलते हैं नाभि ठीक करके वो बहुत सारी डिजीज सही करते हैं। अग्नि, कंधा अग्नि को रिप्रेजेंट करता है। कंधा क्या है, सपोर्ट सिस्टम है, बोलते हैं ना भाई कंधे की तरह होता है। जो भी स्किल्स, जो कुछ भी आप करते हो अपने हाथों, बाजुओं और कंधों से ही करते हो, है ना। इसलिए ये अग्नि का क्या नेचर है, अग्नि का नेचर है कुछ करना ना, कुछ बर्निंग करना, कुछ हमेशा कुछ एक्टिव रहना, ये कंधों को दिखा। और मस्तिष्क क्या है, मस्तिष्क आकाश बनता है, जहाँ पे आकाश बनता है, स्पेस, सोचने का काम करता है, एक ही जगह रहकर सारा इसको खींचे जाता है। तो ये कंसेप्ट में है। क्यों मैं ये स्लाइड डाला था, ये चीज़ समझाने के लिए कि जो 5 तत्व है, ये 5 तत्व सिर्फ 5 जो फिजिकल तत्व है वो नहीं है, बल्कि ये 5 तत्वों का कंसेप्ट है जो आपको समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसी के थ्रू आप और सब चीज़ों को समझ पाएंगे। जैसे एक बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मिक्सर है। अब मिक्सर क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है, मिक्सर, अब इसको समझने के लिए आपको ये 5 तत्व समझने पड़ेंगे। मिक्सर ऐसे घूमता है, फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है मिक्सर। चर्निंग, एनालिसिस, ये सब कौन डायरेक्शन के गुण है, फायर एलिमेंट के गुण। तो आपको दुनिया में हर चीज़ देख के समझ में आना चाहिए कि ये चीज़ किस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने वो एग्जाम्पल दिया, हेवीनेस, किसी का वॉइस, किसी का आवाज़ अगर हेवीनेस है तो वो भी अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ना कि बोलने का जो सकते हो एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। उसका गुण क्या है, उस गुण के अनुसार उसका एलिमेंट डिसाइड होता है ना। ठीक है, तो ये थोड़ा टेक्निकल है लेकिन क्लियर होगा जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे। थोड़ी चीज़ें के आपने इस डायरेक्शन में कभी सोचा नहीं होगा ऐसे, इसलिए थोड़ा टेक्निकल लग रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें आपको समझ में आने लगेगी। ओके, आगे का जो टॉपिक है वो है नियंत्रण चक्र, जिसको बोलते हैं साइकिल ऑफ डोमिनेशन।
साइकिल ऑफ डोमिनेशन मतलब कैसे एक दूसरे को नियंत्रण करता है। जैसे हम देखते हैं कि एक पिता होता है, उसका बच्चा होता है और उसका ग्रैंड चाइल्ड पोता होता है। तो पिता जो होता है, अब देखोगे कोई प्राइम मिनिस्टर इंडिया वो जाता है तो उसको हम लोग सलाम करते हैं, लोग उसके लिए वेट करते हैं, उसको प्रणाम करते हैं, उसके एक इशारे पे भारत बंद हो जाता है। प्राइम मिनिस्टर भी जब घर जाता है तो उसके बच्चे उसके ऊपर बैठ के बोलते हैं चलो घोड़ा गाड़ी बनो, हम तुम्हारे ऊपर खेलेंगे, है ना, छोटा बच्चा। तो जो बच्चा होता है ना, वो बच्चा अपने पेरेंट्स को कंट्रोल नहीं कर सकता है, ऐसा कंसेप्ट मान के चलिए। तो ये जो एलिमेंट होते हैं ना, जैसे वाटर का जो चाइल्ड एलिमेंट हुआ वो एयर हुआ, एयर का जो चाइल्ड एलिमेंट हुआ वो फायर हुआ, फायर का जो चाइल्ड एलिमेंट हुआ वो अर्थ हुआ, अर्थ का जो चाइल्ड एलिमेंट हुआ स्पेस हुआ। तो ये तो साइकिल ऑफ इनिशिएशन था, वाटर एयर फायर अर्थ स्पेस, वाटर एयर फायर अर्थ स्पेस। लेकिन अगर डोमिनेशन हो, साइकिल का डोमिनेशन, तो वाटर को कौन डोमिनेट करता है? एयर। एयर को कौन डोमिनेट करता है? फायर। फायर को कौन डोमिनेट करता है? अर्थ। अर्थ को कौन डोमिनेट करता है? तो स्पेस। स्पेस को कौन डोमिनेट करता है? तो वाटर। अब देखो समुद्र में बड़े बड़े ज्वार भाटा आते हैं, तूफान आता है, किसके कारण आता है? एयर के मूवमेंट के कारण। और एयर को कंट्रोल कौन करता है? फायर। जितने भी एयर मूवमेंट होते हैं वो फायर के कारण मूवमेंट होते हैं। फायर मतलब गर्मी के कारण, गर्मी के कारण कहीं पे उच्च ताप हो जाता है, कहीं पे निम्न ताप हो जाता है। फायर हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ फ्लो करता है। जैसे मान लीजिए जब धूप पड़ती है पृथ्वी पे, तो पृथ्वी की सारी चीज़ें गर्म हो जाती है, और उसके टच में जो भी हवा है वो गर्म हो जाती है, और ऊपर की हवा ठंडी रहती है और नीचे की हवा गर्म हो जाती है। तो फिर क्या होता है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, नीचे की हवा ऊपर जाने लगती है, फिर ऊपर की हवा नीचे की तरफ आने लगती है। इस तरह से एयर का मूवमेंट एक नेचुरल क्रिएट होता है। तो आप देखोगे जो वो तो साइकिल ऑफ इनिशिएशन था, और ये साइकिल ऑफ डोमिनेशन भी आप देखोगे इस दुनिया में कैसे कंट्रोल करता है। फायर है, फायर को बुझाने के लिए अर्थ डालना पड़ता है। अब देखो तो पहले बहुत सारे लोग किचन में बालू ऐसे रखते थे। कभी कहीं पुराने स्टेशनों पे जाओगे, किचन में जाओगे जो बहुत पुराना बना, वहाँ पे देखो बाल्टी में बालू भर के टांगा रहता था, उसके ऊपर लिखा रहता था फायर। पहले वो फायर एक्सटिंग्विशर नहीं रहता था, तो लोग ऐसे ही रखते थे, क्योंकि कहीं पे भी आग लगे तो बालू को उसके ऊपर डाल देते थे, तो वो कुछ जाता। तो ये हो जाता है साइकिल ऑफ डोमिनेशन। साइकिल ऑफ डोमिनेशन ठीक साइकिल ऑफ इनिशिएशन के अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। इसमें वाटर से स्पेस, स्पेस से अर्थ, अर्थ से फायर, फायर से एयर, एयर से वाटर। तो ऐसे करके जस्ट उल्टा डायरेक्शन में चलता है। ये चीज़ें इसको डोमिनेट करते हैं। अब ये चीज़ का क्या यूज है? जब हम लोग वास्तु के रेमेडीज बनाएंगे, वास्तु के अलग अलग रेमेडीज बनाएंगे, ट्रीटमेंट देखेंगे, तो उस समय जो एलिमेंट डिस्टर्ब होगा उस एलिमेंट को कंट्रोल करने के लिए उसके जो डोमिनेटिंग जो एलिमेंट है उसका यूज करते हैं। तो आगे जब हम पढ़ाएंगे उसमें आपको बताएंगे ये क्या क्या यूज है। जस्ट अभी इसको जान के रख लीजिए, ये एलिमेंट का ये यूज है। ठीक, आगे जो है एंटी एलिमेंट साइकिल। साइकिल ऑफ एंटी एलिमेंट क्या होता है? तो इसको बोलते हैं विनाश चक्र। अब जैसे हमने इससे पिछले बार में पढ़ा था, पेरेंट्स चाइल्ड ग्रैंड चाइल्ड। तो ग्रैंड चाइल्ड का भी जो होता है ना, वो उसका वो एंटी एलिमेंट होता है। जैसे हमने वो साइकिल याद रखा, वाटर एयर फायर अर्थ स्पेस, इसलिए साइकिल याद है, सब कुछ इस साइकिल से कनेक्टेड है। वाटर का चाइल्ड हो गया एयर, एयर का चाइल्ड हो गया फायर, यानी कि वाटर का ग्रैंड चाइल्ड कौन हुआ? फायर। तो वाटर एंटी एलिमेंट है फायर का। फायर में क्या है? एंटी एलिमेंट। पानी डालने से फायर बुझ जाता है। समझ में आ रहा है? तो विरोधी तत्वों की उपस्थिति उस क्षेत्र के गुणों को बिगाड़ देती है। तो एंटी एलिमेंट्स का प्रेजेंट हो, मान लीजिए किचन में जैसे फायर का जहाँ पे जगह है, मान लीजिए फायर एलिमेंट का वहाँ पे अगर वाटर एलिमेंट रखे तो वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी।
आएगी उस जगह के गुण, उस क्षेत्र के गुण और धर्म को वो बिगाड़ने लगेगा। तो फायर, वाटर का एंटी एलिमेंट हुआ फायर, फायर का एंटी एलिमेंट हुआ स्पेस, स्पेस का एंटी एलिमेंट हुआ एयर, एयर का एंटी एलिमेंट हुआ अर्थ, और अर्थ का एंटी एलिमेंट हुआ वाटर। क्यों ये चीज़ जरूरत है? जब हम आगे पढ़ेंगे कि ये डायरेक्शन फायर का है, ये डायरेक्शन अर्थ का है, तो अगर अर्थ के डायरेक्शन में अगर वाटर रख दिया जाए, तो वाटर के डायरेक्शन में फायर रख दिया जाए, तो उससे प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ये इसके एंटी एलिमेंट्स हैं। तो वास्तु एनालिसिस में इसका काम आएगा, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग द एंटी एलिमेंट साइकिल। देखो वाटर से एयर आता है इनिशिएशन में, लेकिन एयर को छोड़ के फायर, एक गैप करके, तो वाटर का एंटी एलिमेंट फायर, फायर का एंटी एलिमेंट स्पेस, स्पेस का एंटी एलिमेंट एयर, एयर का एंटी एलिमेंट अर्थ, और अर्थ का एंटी एलिमेंट वाटर। तो इसको बोलते हैं साइकिल ऑफ एंटी एलिमेंट्स। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में दिखा दिया तो साइकिल के बारे में, लेकिन ये याद रखेंगे बेसिकली ये चक्र, तो इसके थ्रू आपको तीनों याद हो जाएगा, साइकिल ऑफ इनिशिएशन, साइकिल ऑफ डोमिनेशन एंड साइकिल ऑफ एंटी एलिमेंट्स। ये बहुत ज़रूरत है याद करना। इसी तीनों साइकिल के ऊपर सारे मैक्सिमम जो रेमेडीज हैं, मैक्सिमम जो बोलते हैं मॉडर्न वास्तु, सारा मॉडर्न वास्तु इसी तीनों के ऊपर रेमेडीज टिके हुए हैं। मॉडर्न वास्तु में हम रेमेडीज पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ट्रेडिशनल वास्तु में हम लोग कंस्ट्रक्शन पे ज़्यादा फोकस करते थे। कंस्ट्रक्शन ऐसे करते थे जिसमें रेमेडीज की जरूरत नहीं पड़ती थी। आजकल ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन हो गया होता है ना। हम बना बनाया घर मोस्टली आजकल लोग लेते हैं, फ्लैट लेते हैं, बिल्डिंग्स लेते हैं, तो उन सब में वास्तु दोष होता है। अब अपने बहुत कम ही आदमी होता है जो अपने से ज़मीन खरीद के घर बनाता है, तो और या फिर बना लिया होता है, फिर उसको तोड़ना मुश्किल होता है। तो इसीलिए हम लोग बहुत सारे रेमेडीज़ या बहुत सारे ट्रीटमेंट करते हैं। उन सब ट्रीटमेंट जानने के लिए ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरत है। जो 5 एलिमेंट्स थे, पहला चीज़ हमने डायरेक्शंस के बारे में समझा, और दूसरा अब हम समझ रहे 5 एलिमेंट्स के बारे में। तो ये 5 एलिमेंट्स का जो तीनों साइकिल है, साइकिल ऑफ इनिशिएशन, साइकिल ऑफ डोमिनेशन एंड साइकिल ऑफ एंटी एलिमेंट्स, ये तीनों एकदम मुखस्त एकदम याद होना चाहिए। वाटर, एयर, फायर, अर्थ, स्पेस, सिर्फ ये साइकिल याद हो जाएगा, बाकी तीनों आप कुछ कर सकते हैं। वाटर, एयर, फायर, अर्थ, स्पेस। तो अभी थोड़ा हेवी लग रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे याद हो जाएगा, तो बहुत इजी है। तो आज क्लास में इतना ही। कल का जो क्लास होगा उसके बाद उसमें हम लोग और डिटेल में इन 5 एलिमेंट्स के भी एट्रीब्यूट, जैसे सोलर डायरेक्शन के एट्रीब्यूट्स थे, सोलर डायरेक्शन से गुण और धर्म थे, वैसे इन 5 एलिमेंट्स के भी गुण और धर्म है। तो इन 5 एलिमेंट्स के क्या क्या गुण और क्या क्या धर्म है, इनके बारे में हम लोग देखेंगे और भी विस्तार में कल की क्लास में, और फिर आगे हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो फिर कल मिलते हैं इसी समय 10 बजे तक। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। हरे कृष्ण।